अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सो आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हमने लास्ट लेक्चर में कुछ एरियाज और आर्क लेंथ कैलकुलेट करना सीखी थी पोलर इक्वेशंस या पोलर कोऑर्डिनेट्स में। तो आज के लेक्चर में हम कॉनिक्स को देखेंगे पोलर इक्वेशन में। कॉनिक्स आप सारे जानते हैं कि हमारे पास कॉनिक सेक्शन से थ्री फेमस आपके पास कर्व्स बनती हैं, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, एंड द फोर्थ वन इज सर्कल, जो कि एलिप्स का एक स्पेशल केस होता है। तो आज हम उनकी इक्वेशंस को ऑलरेडी हमने शुरू में जब एनालिटिकल ज्योमेट्री हमने स्टार्ट की थी तो हमने इन कॉनिक्स से ही शुरुआत की थी और इन कॉनिक्स की हमने इक्वेशन लिखी थी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर। तो इट्स टाइम कि अब हम पोलर पोलर कोऑर्डिनेट्स में काफ़ी बड़े हो चुके हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स की काफ़ी अच्छी हमें अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। तो इट्स टाइम टू गो राइट द कॉनिक्स इन पोलर फॉर्म। तो आज के लेक्चर में हम पोलर फॉर्म देखेंगे कॉनिक्स की और हम अंडरस्टैंड करेंगे कि इस इक्वेशन से कैसे ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है पैराबोला को या हाइपरबोला को या फिर एलिप्स को। दीज टू मेजर पॉइंट्स जो कि आप आज के लेक्चर में सीखेंगे। द फर्स्ट वन इज के कॉनिक्स को हम डिफाइन करने जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एसेंट्रिसिटी, एंड फिर हम इनके ग्राफ्स को भी इनफैक्ट चेक करेंगे कि इनके ग्राफ्स क्या कहते हैं। इसके अलावा आप इन कॉनिक्स की इक्वेशंस को यूज करते हुए हम कुछ एक आज रियल लाइफ प्रॉब्लम्स भी देखेंगे कि हम पोलर इक्वेशंस को कैसे मॉडल कर सकते हैं। तो इसेंट्रिसिटी बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि इसेंट्रिसिटी जो है वो एक्चुअली क्लासिफाई करती है कि ये कर्व पैराबोला है, एलिप्स है या हाइपरबोला है। तो ई एक्चुअली इसेंट्रिसिटी एक इसको हम अगर हम मैथमेटिकली देखें तो ये एक कांस्टेंट होता है और कांस्टेंट है, बेहतर यूं कहना चाहिए कि एक रेशो होती है ना डिस्टेंस की। अब ये डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक लेना होता है, एक पॉइंट ऑन ए कॉनिक टू ए फोकस, कि सबसे पहले डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट, एक पॉइंट का डिस्टेंस ऑन ए कॉनिक टू ए फोकस, ये नोमिनेटर में आएगा। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द डायरेक्ट्रिक्स। अब सारे जानते हैं कि हर कॉनिक्स की कुछ फोकस होते हैं और डायरेक्ट्रिक्स एक लाइन होती है। फोकस एक पॉइंट होता है और लाइन आपके पास डायरेक्ट्रिक्स होती है। तो लाइन एक ऐसा पॉइंट जिसका डिस्टेंस फोकस और डायरेक्ट्रिक्स की जो रेशो होती है इसको हम इसेंट्रिसिटी कहते हैं। इसेंट्रिसिटी फ्लैटनेस और नॉन फ्लैटनेस को भी मेजर करती है। That is, we are going to define alternative definition of conics. Alternative definition of conics का मतलब यहाँ पे ये है कि हम ऑलरेडी कॉनिक्स की इक्वेशन कार्टेशियन इक्वेशन जानते हैं। एक जनरल इक्वेशन मैंने आपको लिखवाई थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2f(x) प्लस 2g(y) प्लस एंड सो ऑन। ये इक्वेशन जो थी वो एक्चुअली कॉनिक्स की थी कार्टेशियन फॉर्म में। तो हम अब उसी इक्वेशन को अल्टरनेटिव फॉर्म देखने लगे हैं इन टर्म्स ऑफ पोलर इक्वेशन।
To begin, consider the following alternative definitions of conic that uses the concepts of eccentricity. तो सबसे पहले, क्योंकि हमारी कॉनिक्स की जो इक्वेशंस हैं ये टोटली डिपेंड करेंगी आपकी इसेंट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, और इसी को हम कहते हैं मेजर ऑफ फ्लैटनेस ऑफ द कॉनिक। एक कॉनिक में फ्लैटनेस कितना है, ये एक्चुअली इसेंट्रिसिटी मेजर करती है। This is the definition of eccentricity which I'm talking earlier, कि इसकी डेफिनेशन अगर हम इसको समझें तो इसेंट्रिसिटी की जो डेफिनेशन है, द लोकस ऑफ ए पॉइंट इन द प्लान, द लोकस ऑफ ए पॉइंट इन द प्लान दैट मूव्स, वो इस तरह मूव करे सच दैट इट्स डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट, एक फिक्स्ड पॉइंट जिसको हम फोकस कहते हैं, इज इन ए कांस्टेंट रेशो, कांस्टेंट रहे टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड लाइन, एक लाइन से, और उस लाइन को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट्रिक्स। दिस इज ए कोनिक। तो सबसे पहले हमने ये कोनिक डिफाइन किया कि कोनिक क्या होता है। मैं रिपीट करता हूं आपके पास कि वो पूरा ट्रेस, जैसे अगर आपको ये नजर आ रहा है तो देखिए ना, अब ये कर्व एक्चुअली इसके अंदर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स को ज्वाइन करते जाएं तो ये इस तरह की कर्व बनती है। अब इस तरह की कर्व एक स्पेशल क्यों बनी है, इसकी वजह ये कांस्टेंट रेशो है। अब ये कांस्टेंट रेशो किस किस की है, अब देखें मिसाल के ऊपर ये एक पॉइंट पी है, एनी पॉइंट, अब इसका डिस्टेंस एफ से और इसका डिस्टेंस क्यू से ये इक्वल नहीं है, लेकिन इनकी रेशो हम ले लें, एक आंसर आएगा। अब ये पॉइंट फॉर एग्जांपल यहाँ पे चला गया, अब इसका डिस्टेंस एफ से ये वाला और इसका डिस्टेंस लाइन से ये वाला, अगेन दोनों डिस्टेंस को डिवाइड करेंगे तो आंसर वही आएगा जो यहाँ पे हमने रेशो निकाली थी। तो ये रेशो फिक्स रहे, मीन्स कि फोकस से डिस्टेंस उस पॉइंट का और लाइन से डिस्टेंस उस पॉइंट का, इन दोनों की रेशो जो है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। ये देखिए मैंने नीचे लिखा भी हुआ है पी एफ, ये पी एफ और पी क्यू ये डिस्टेंसेस हैं। पी एफ ये डिस्टेंस है पॉइंट का फ्रॉम फोकस, और पी क्यू ये डिस्टेंस है पॉइंट का फ्रॉम लाइन, दैट इज डायरेक्ट्रिक्स। और ये देखें ये रेशो लिखी हुई है, इन दोनों को हमने डिवाइड कर दिया, तो दिस विल बी कांस्टेंट, ये ई के बराबर होगी। अंडरस्टैंड? तो दैट इज इसेंट्रिसिटी। तो इसलिए मैंने कहा द लोकस ऑफ ए पॉइंट, कि इन तमाम पॉइंट्स का ये जो लोकस बनता है, ये ज्वाइनिंग करने से पॉइंट से जो हमें कर्व मिलते हैं वो लोकस कहते हैं। द लोकस ऑफ ए पॉइंट इन द प्लान, एक प्लान के अंदर तमाम पॉइंट्स का जो लोकस है, दैट मूव्स, वो इस तरह मूव करे, अब वो पॉइंट्स इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं कि इट्स डिस्टेंस, कि उनका डिस्टेंस एक फिक्स्ड पॉइंट इज इन ए कांस्टेंट रेशो टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड लाइन, कि उन तमाम पॉइंट्स का इस फिक्स्ड पॉइंट और इस फिक्स लाइन से जो डिस्टेंस की रेशो है वो कांस्टेंट रहे, तो फिर हम इस तरह की कर्व को कॉनिक कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, द कांस्टेंट रेशो इज द एसेंट्रिसिटी ऑफ द कॉनिक। तो जो कांस्टेंट रेशो है जो कि लाजमी मेंटेन करनी है, ये एक्चुअली आपके पास इसेंट्रिसिटी होती है, और इसको हम ई से डिनोट करते हैं। अब इसके तीन ऑप्शंस हैं, या तो ये वन हो सकती है, या वन से लेस हो सकती है, या फिर वन से ग्रेटर हो सकती है। अगर ये एग्जैक्टली वन हो जाए तो फिर पैराबोला होता है, लाइक दैट। अगर ई एग्जैक्टली वन हो तो फिर पैराबोला, अगर ई लेस देन वन हो तो फिर एलिप्स, फिर हमें इस तरह की एलिप्टिक क्लोज फॉर्म मिलती है, और अगर ई ग्रेटर देन वन हो तो फिर हमें हमें हाइपरबोला मिलता है। तो अब क्योंकि ये डिस्टेंस की रेशियो है और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, मैक्सिमम डिस्टेंस की वैल्यू 0 हो सकती है, तो इसलिए ये ई जो है, ये ई भी कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, ये हमेशा 0 से ग्रेटर रहेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, एसेंट्रिसिटी के तीन ऑप्शंस, अगर लेस देन वन हो तो एलिप्स लाइक दैट, अगर इक्वल टू वन हो तो पैराबोला, और अगर ग्रेटर देन वन हो तो फिर आपके पास हाइपरबोला जनरेट होते हैं। ये हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, जरा हमने जस्ट इनको रिकॉल किया है इस स्लाइड के अंदर। The benefit of locating a focus of a conic at the pole is that the equation of conic
becomes simpler। तो आए जी आपको सिंपलर इक्वेशंस दिखाते हैं जो कि इनफैक्ट कॉनिक्स की हैं। तो ये डियर स्टूडेंट एक कॉनिक इक्वेशन है। मैं लफ्ज जनरल बोल रहा हूँ, कॉनिक इक्वेशन आर इज इक्वल टू ई पी वन प्लस माइनस ई कॉस थीटा। और अगर आप इधर देखें तो ये दूसरी लिखी है आर इज इक्वल टू ई पी वन प्लस माइनस ई साइन थीटा। तो ये दोनों कॉनिक्स की इक्वेशन है। अब आप सोच रहे होंगे कि कॉनिक्स से कैसे पता चलेगा कि आया ये एलिप्स है, पैराबोला है, हाइपरबोला है या इवन सर्कल है। तो डियर स्टूडेंट्स अगर आप देखें यहाँ पे ये ई एक इन्वॉल्व है। यहाँ पे इन पूरी इक्वेशंस के अंदर दो चीजें हैं जो आपने समझनी है, एक ई और एक पी। आर तो पता है आपको, ये पोलर कोऑर्डिनेट है। थीटा भी आपको पता है, ये पोलर कोऑर्डिनेट है क्योंकि पोलर इक्वेशंस आर और थीटा की शक्ल में होती हैं। तो पीछे रह गया समझना ई और पी। अभी मैंने काफी डिटेल में आपको ई के बारे में बताया कि ई क्या होती है, इसेंट्रिसिटी होती है। अंडरस्टैंड? अगर ई यहीं पे लेस देन वन होगी तो यही इक्वेशन एलिप्स को रिप्रेजेंट करेगी। अगर ई इक्वल टू वन होगा तो यही इक्वेशन पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगी। अगर ई ग्रेटर देन वन होगा तो यही इक्वेशन हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगी। अब इसमें दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है पी। ये क्या है? दिस इज अ कॉनिक वेयर ई इज ग्रेटर देन जीरो इज द एसेंट्रिसिटी एंड पी mod is the distance between the focus and the डायरेक्ट्रिक्स। फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम पी कह रहे हैं। मैं आपको पिछली स्लाइड में दिखाता हूं। ये देखें, अगर ये फोकस है एफ, ये डायरेक्ट्रिक्स है, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस है स्मॉल पी। समझ आ गई बात? ये फोकस है एलिप्स का और ये डायरेक्ट्रिक्स है, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये आपके पास स्मॉल पी है। अंडरस्टैंड? सो व्हाट इज द पी? पी इन फैक्ट डिस्टेंस किसके दरमियान? फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के दरमियान। डियर स्टूडेंट एक बात ध्यान में रखिएगा, पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर हम अक्सर फोकस को पोल भी कह देते हैं। ओके, पोल, जैसे हमने 0 0 ओरिजिन को हमने पोल कहा था। तो उम्मीद है कि आपको ये पोलर इक्वेशंस पसंद आई होंगी। दैट इज वेरी वेरी सिंपल। और देखें आर इज इक्वल टू ई पी ओवर वन प्लस माइनस ई कॉस थीटा, या फिर कॉस की जगह साइन आ जाता है, ई पी ओवर वन प्लस माइनस ई साइन थीटा। तो कॉनिक्स की टोटल कितनी इक्वेशन बनी? 4। अब सोच रहे होंगे वो क्यों? देखिए ना, यहाँ प्लस माइनस है, प्लस भी आ सकता है और माइनस भी आ सकता है। तो दो इधर से हैं और दो इधर हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये दो डिफरेंट इक्वेशंस क्यों हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आपको पता है कि अब जो पैराबोला होता है उसकी भी अगर आप कार्टेशियन इक्वेशन देखें तो वो होती थी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, जिसको हमने कहा था कि ये हॉरिजॉन्टल पैराबोला है। याद आ गई? और अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay भी तो हाइपरबोला होता है, लेकिन वो है पैराबोला होता है, वो वर्टिकल पैराबोला होता है। उसकी जो ओपनिंग थी ना, वहां पे देखी थी कि वो टुवर्ड्स वाई एक्सिस होती है, और एक्स स्क्वायर इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x की ओपनिंग टुवर्ड्स एक्स एक्सिस होती है। फिर आपने देखा था पैराबोला चार तरह के होते हैं, जैसे आपने ये देखा हुआ है ना, ये पैराबोला। तो अब देखा इसकी ओपनिंग टुवर्ड्स एक्स एक्सिस है, तो ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। माइनस लगा देंगे तो ये आपने देखा था रोटेट हो जाता है 180 डिग्री पे, इसकी ओपनिंग रिवर्स हो जाती है। और अब एक्स स्क्वायर प्लस 4ay, तो ये पैराबोला लाइक दिस वन टुवर्ड्स, और ये दिस वन, तो चार तरह का होता है ना। तो बिल्कुल इसी वजह से यहाँ पे 4 इक्वेशन है ये। तो प्लस माइनस अगेन वही काम करेंगे, इसको मतलब रोटेट कर देंगे और साइन थीटा करेंगे, तो ये आपके पास ना वर्टिकल डायरेक्शन में सिचुएशन चली जाएगी। वैसे भी आपको पता है जो cos थीटा होता है ना, वो हॉरिजेंटल को रिप्रेजेंट करता है, एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, और साइन थीटा y ओवर r होता है ना, तो वो एक्चुअली y का रिप्रेजेंटेटिव होता है। तभी तो देखे ना, cos 0 1 होता है, sin 0 0 होता है, cos 90 0 होता है, sin 90 1 होता है। तो वर्टिकल डायरेक्शन होती है 90। तो इसलिए चार इक्वेशंस हैं यहाँ पे। एनीवेज हम आगे जाके इनको मजीद भी समझते हैं।
ये जो बात मैं कर रहा था कि एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ई पी ओवर 1 प्लस माइनस ई cos थीटा, इसका मतलब है इसका डायरेक्ट्रिक्स वर्टिकल होगा, corresponds to a conic with a vertical directrix and symmetry with respect to the polar axis. और जब साइन थीटा हो जाए तो समझ लें जो डायरेक्ट्रिक्स है वो हॉरिजेंटल हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ना, यहाँ पे ये डायरेक्ट्रिक्स वर्टिकल है। अब पैराबोला इस तरह हो जाएगा तो डायरेक्ट्रिक्स इस तरह हो जाएगा, तो डायरेक्ट्रिक्स की लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। इस वक्त डायरेक्ट्रिक्स की लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो इसलिए कहते हैं, इसको कहते हैं वर्टिकल डायरेक्ट्रिक्स। और जब डायरेक्ट्रिक्स एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए तो हम कहते हैं हॉरिजेंटल डायरेक्ट्रिक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके पास r इज इक्वल टू ई पी ओवर 1 प्लस माइनस ई cos थीटा, ये जो इक्वेशन है ये वर्टिकल डायरेक्ट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेगी। समझ लें कि अगर ये पैराबोला है तो इसकी ओपनिंग टुवर्ड्स एक्स एक्सिस होगी, अंडरस्टैंड। एलिप्स है तो इसका जो मेजर एक्सिस होगा वो एक्स एक्सिस होगा। हाइपरबोला है तो अगेन हाइपरबोला की दोनों ब्रांचेस की ओपनिंग एक्स एक्सिस की तरफ होगी, अंडरस्टैंड। इन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म r is equal to ep over 1 plus minus e sin theta, तो इसका डायरेक्ट्रिक्स हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। अब ये पैराबोला है तो इसकी ओपनिंग टुवर्ड्स y एक्सिस होगी और इसका डायरेक्ट्रिक्स पैरेलल टू x एक्सिस आ जाएगा। अगर ये एलिप्स है तो इसका मेजर एक्सिस y एक्सिस हो जाएगा और माइनर एक्सिस x एक्सिस होगा। अगर ये हाइपरबोला है अगेन तो ये वर्टिकल हाइपरबोला होगा। Corresponds to a conic with the horizontal directrix and symmetry with respect to the line theta is equal to pi by 2. Theta is equal to pi by 2, in fact वो y एक्सिस ही है। उम्मीद है कि ये दोनों कॉनिक्स की इक्वेशंस आपको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो गई होंगी। Moreover, the converse is also true. That is, any conic with a focus at the pole and having horizontal or vertical directrix can be represented by one of the given equations. Okay, identify the type of conic represented by the equation. अब आपके सामने एक इक्वेशन लिखी हुई है और इस इक्वेशन को देख के आपने बताना है कि ये किस चीज़ की इक्वेशन है। अब ये इक्वेशन या तो एलिप्स की होगी या पैराबोला की होगी या हाइपरबोला की होगी। प्लीज टेल मी ये किस चीज़ की इक्वेशन है। मैं आपकी हेल्प किए देता हूँ कि ये देखें, ये यहाँ से आपको अंदाजा होगा, लेकिन रुक जाएं। ये देखें यहाँ पे क्या है, ई पी ओवर 1 प्लस माइनस ई cos थीटा, लेकिन हमारे केस में 3 नहीं है बल्कि यहाँ पे 1 होना चाहिए। स्टैंडर्ड इक्वेशन, इसका मतलब है कि फैसला करने से पहले आपको देखना है कि जो गिवन इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो फिर आप ई डिसाइडर होगा, इसेंट्रिसिटी डिसाइडर होगी कि इक्वेशन एलिप्स, पैराबोला या हाइपरबोला को रिप्रेजेंट कर रही है। लेकिन सबसे पहले हमें इस इक्वेशन को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए देखें, हमें नीचे 3 को खत्म करना है, मींस 3 की जगह 1 होना चाहिए। तो आए हम ऊपर और नीचे क्या करते हैं, 3 से डिवाइड कर देते हैं। ये देखिए, टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कॉनिक rewrite the equation into this, that is r is equal to ep over 1 plus minus e cos theta। तो यहां से हमें ये देखा कि r is equal to this 15 over 3 minus 2 cos theta, जिसको हम फर्दर 3 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ जाता है 5 over 1 minus 2 by 3 cos theta। So here e is 2 by 3। ये देखें ना, cos थीटा का जो कोफिशिएंट होता है वो एक्चुअली e होता है, और जो 5 है ये प्रोडक्ट है e और p की। तो यहाँ से e मिल गया 2 by 3, तो e is equal 2 by 3 लेस देन 1, ग्राफ इज एलिप्स। तो इसका मतलब है कि जो आपका ग्राफ है वो एलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखें, हमें e मिल गया, तो अब हम इस 5 में से p भी निकाल सकते हैं। मींस e p is equal to 5, so p is equal to 5 over e, तो मींस 15 by 2 is the length of
फोकस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स। अब ये फैसला करना है कि आया ये इसका मेजर एक्सिस कौन सा होगा। तो अगेन कॉस थीटा इन्वॉल्व है इसमें, इसका मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस होगा। अगर ये साइन थीटा होता तो इसका मेजर एक्सिस वाई एक्सिस होता। जी, फॉर द एलिप्स इन फिगर द मेजर एक्सिस इज हॉरिजॉन्टल। और इसके वर्टिसेस भी हम निकाल सकते हैं, और थीटा जिसके वर्टिसेस हैं, दो वर्टिसेस हैं ना इसके, एक आपके पास ये वाला है 15 0, और एक आपके पास ये वाला है दैट इज 3 और 5। तो ये दो इसके आपके पास ना वर्टिसेस हैं। एक आपके पास 15 और 0 है, और दूसरा आपके पास आर थीटा है। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस वो कितनी बनेगी, वो बनेगी 2a इज इक्वल टू 18, क्योंकि अब यहाँ से एक डिस्टेंस 15 है, दूसरा 3 है, इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपके पास 18 बना। 2a इज इक्वल टू 18 या फिर a इज इक्वल टू 9। वो पता है ना जो एलिप्स की इक्वेशन होती है वो होती है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये ए वही है लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, और बी होता है ना लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने एक इक्वेशन से ये कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर लिया कि एक कॉनिक को हमने आइडेंटिफाई किया कि ये जो कॉनिक थी, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था, वो एक एलिप्स को रिप्रेजेंट कर रही थी। To find the length of minor axis, you can use the equations. Again, आपको ये फार्मूले सारे पता हैं। अगर A पता हो तो B कैसे निकालना है, मैंने आपको क्लास में पहले ऑलरेडी काम कराया था जब हमने कॉनिक्स को पढ़ा था। तो ये B स्क्वायर इज इक्वल टू होता है A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, और C होता है आपके पास A मल्टीप्लाइड बाय E। तो दिस इज A स्क्वायर इंटू 1 माइनस E स्क्वायर। ये फार्मूला होता है जहाँ से हम B को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से E 2/3 है, A 9 है, तो हम ये वैल्यू पुट करें तो B हमारे पास आ जाएगा 3/5। तो मीन्स लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस वो 3/5 हमारे पास आ रही है। ये जो फार्मूला आपने पीछे यूज किया, तो इस फार्मूले को हम हाइपरबोला के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डिफरेंस क्या है कि एलिप्स में था ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, जबकि हाइपरबोला में है ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। आप देख लें दोबारा, ये था ना एलिप्स का ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। हाइपरबोला में ये चेंज हो जाता है लाइक दैट, ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि वहां पे e 1 से ग्रेटर होता है। लेट p बी द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द डायरेक्ट्रिक्स। ये देखें चार इक्वेशंस अब आपके सामने लिखी हुई हैं। तो अब देखें ये लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टल डायरेक्ट्रिक्स अबव द पोल। ये समझ लें जो डायरेक्ट्रिक्स है वो ओरिजिन के ऊपर होगा, और माइनस करेंगे तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्ट्रिक्स बिलो द पोल। इसका मतलब है कि अब जो डायरेक्ट्रिक्स है वो पोल से बिलो है, अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब यूं समझ लें कर्व्स के, और ये वर्टिकल डायरेक्ट्रिक्स टू द राइट ऑफ द पोल प्लस होगा, तो इसका मतलब है जो डायरेक्ट्रिक्स है वो राइट डायरेक्शन पे है। और अगर वर्टिकल डायरेक्ट्रिक्स टू द लेफ्ट ऑफ द पोल, अगर इसके दरमियान माइनस का साइन आ जाता है। तो अब देखें ये कॉनिक्स की जो चार इक्वेशंस हैं वो आपके सामने लिखी हुई हैं, और हर एक का एक फिजिकल मीनिंग है जो कि आपने अंडरस्टैंड किया। Here is an practical example for you to use the conic. ये वर्ड प्रॉब्लम है आपके पास। प्रॉब्लम ये कहता है कि हेलिस कॉमेट हैज एन elliptical orbit with an eccentricity of E equals to 0.967, means clearly less than 1. The length of the major axis of the orbit is approximately equal to 35.88 astronomical units. Okay, find a polar equation for the orbit. आपने क्या करना है कि
एक पोलर इक्वेशन निकालनी है इसकी पोलर इक्वेशन ऑफ द ऑर्बिट, हेलिस ऑर्बिट की आपने इक्वेशन निकालनी है। हाउ क्लोज डज हेलिस कॉमेट फ्रॉम सन, और आपने ये भी बताना है कि जो हेलिस कॉमेट है ये सन के कितना क्लोज आ जाता है। थोड़ा सा इस वर्ड प्रॉब्लम को समझते हैं, दैट इज द एस्ट्रोनॉमिकल प्रॉब्लम। ये जो लोग कॉस्मोलॉजी वगैरह में पढ़ते हैं तो मैथ कैसे रोल प्ले करता है कॉस्मोलॉजी के अंदर, तो इसमें हेलिस कॉमेट, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ डियर स्टूडेंट्स ये कॉमेट क्या होता है। तो कॉमेट एक्चुअली ये कॉस्मिक स्नोबॉल्स होते हैं, आसमानी स्नोबॉल्स। तो जिस तरह आपके पास पानी है, पानी को हम फ्रोजन कर दें तो ये स्नो बन जाती है, तो बड़े बड़े स्नो बॉल्स को हम कॉमेट कहते हैं। या फिर हम इसकी डेफिनेशन ये भी करते हैं कि ये फ्रोजन गैसेस होती हैं, गैसेस हैं जो बिल्कुल फ्रीज होके आपको सॉलिड फॉर्म में नजर आती हैं, तो फ्रोजन गैसेस को भी हम कॉमेट कहते हैं। थर्ड वन, इसको हम रॉक्स, जो चट्टाने हैं, रॉक्स हैं जो आसमानों के ऊपर मुख्तलिफ, तो उनको भी हम कॉमेट ही कहते हैं। और फोर्थ वन है कि आपके पास ऐसे हवा में डस्ट होती है, तो ये डस्ट के भी बहुत बड़े बड़े बॉल्स बन जाएं, तो इसको भी हम कॉमेट्स कहते हैं। तो जिस तरह अर्थ हमारे पास एक प्लेनेट है और वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो ये भी ऑर्बिट्स जो हैं ये भी आपके पास सन के गिर्द करीब आते हैं, सन से दूर जाते हैं। हेलिस कॉमेट जो है ये तकरीबन इंसान ने 240 बिफोर क्राइस्ट इसको ऑब्जर्व किया था, और ये एक्चुअली ऐसा कॉमेट है जो कि बहुत शॉर्ट पीरियड कॉमेट इसको कहते हैं। ये तकरीबन हर 75 और 76 इयर्स के बाद अर्थ से इसको देखा जाता है। मतलब 75, अगर एक आज अगर नजर आता है 220 2021 में, तो ये फिर आफ्टर 75 और 76 इयर्स ये आपको दोबारा दिखाई देगा फ्रॉम द अर्थ। इसको हम हेलिस कॉमेट कहते हैं। सो हेलिस कॉमेट हैज एन एलिप्टिकल ऑर्बिट, ये इसने बता दिया कि इसका ऑर्बिट जो है एलिप्टिकल है, इसकी सेंट्रिसिटी लेस देन 1 होनी चाहिए, और वो हमें इसने बता दिया है कि ये 0.967 है। इसके अलावा उसने हमें ऑर्बिट की जो मेजर एक्सिस की लेंथ है वो भी बता दी है। तो हमसे ये डिमांड कर रहा है कि सबसे पहले आप ये बताएं कि पोलर इक्वेशन फॉर द ऑर्बिट, कि इस ऑर्बिट की पोलर इक्वेशन क्या बनेगी। और फिर हमसे ये कहता है कि आप हमें ये बताएं कि हेलिस कॉमेट जो है ये सन के करीब कितना आ जाता है। इसमें कुछ हमने यूज किए हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। तो जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स होती हैं ये इन यूनिट्स ऑफ लेंथ में ही आती हैं, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि ज़मीन का सूरज से या ज़मीन का चांद से डिस्टेंस बहुत 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 ज़्यादा है, तो जिस तरह हमारे पास लेंथ की यूनिट होती हैं मीटर, किलोमीटर, एंड नेक्स्ट आपके पास यार्ड्स एंड हायर यूनिट्स आ जाती हैं। इसी तरह ये जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स हैं ये बहुत लार्ज होती हैं, इनको हम कहते हैं लाइट मिनट्स, लाइट मिनट्स इसकी यूनिट्स होती हैं। या फिर ये समझ लें कि आप कि 150 मिलियन किलोमीटर्स, कुछ इस तरह की यूनिट्स होती हैं। तो हम इसको फिर बजाय इतने बड़े बड़े फिगर्स लिखने के हम जस्ट लिख देते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। थोड़ा सा आप गूगल पे सर्च भी करना, हेलिस कॉमेट को भी सर्च करना, और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स को भी आपने सर्च करना है। ओके, आए स्टूडेंट्स हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये है आपके पास एक डायग्राम, ये आपके पास है हेलिस कॉमेट का ऑर्बिट। हेलिस कॉमेट नहीं है, दिस इज द ऑर्बिट, ये इस तरह घूमता है सन के, ये देखे ना सन के करीब से होके फिर ये दूर होता हुआ यहाँ पे चला जाता है। सो दिस इज द ऑर्बिट ऑफ हेलिस कॉमेट। ये हेलिस कॉमेट पड़ा हुआ है, ये अर्थ है, और ये आपके जो पास येलो नजर आ रहा है ये सन है। अब ये क्योंकि वर्टिकल एक्सिस को मिलता है तो ये π/2 लोकेशन होगी, और ये लोकेशन आपको पता है 3π/2 होगी। ये 0 है
पाई बाय 2 पाई, दिस इज 3 पाई बाय 2। ये जो मैथमेटिकल आपके पास यूनिट्स हैं जो हम कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं यूजिंग द वर्टिकल मेजर एक्सिस, क्योंकि हम यहाँ पे वर्टिकल मेजर एक्सिस यूज कर रहे हैं। तो एज शोन द फिगर चूज एन इक्वेशन, इसका मतलब है कि इक्वेशन आपकी इस तरह की चूज होगी, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि हम हमारी जो एलिप्स है उसका जो मेजर एक्सिस है वो आपके पास क्या है, वर्टिकल है। तो इसलिए वर्टिकल है तो हमें इक्वेशन ये यूज करनी पड़ेगी, r इज इक्वल टू ई पी ओवर 1 प्लस ई साइन थीटा। ई हमें गिवन है 0.967, तो बस हमें पी निकालना है, पी निकल आएगा तो इक्वेशन बन जाएगी। सो आइए स्टूडेंट्स फिर हम पी को फाइंड आउट करते हैं। Because the vertices of the ellipse occurs at theta is equal to pi by 2 and theta is equal to 3 pi by 2, you can determine the length of major axis to be the sum of all values of the vertices। तो हम इसकी sum ऐसे निकाल सकते हैं। So 2a is equal to this 0.961 p over 1 plus 0.967। तो ये एक प्लस आपके पास एक मेजर एक्सिस की ये वैल्यू आ गई। ये देखें ना, हमने एक्चुअली ये वैल्यू पुट कर दिया ना इसके अंदर। ये देखें आपके पास ये था ई पी ओवर 1 प्लस ई साइन थीटा। तो अब साइन को आप पुट कर देना, मतलब एक जगह पाई बाय 2 पुट करना है और एक जगह आपने 3 पाई बाय 2 पुट करना है। पाई बाय 2 पुट करेंगे तो साइन पाई बाय 2 1 होता है, तो देखें ऊपर आ जाएगा ई पी ओवर 1 प्लस ई। और जब आप साइन 3 पाई बाय 2 पुट करेंगे तो साइन 3 पाई बाय 2 होता है -1, तो ये आ जाएगा 1 माइनस ई। तो इसलिए हमने यहाँ पे ये दो वैल्यूज लिखी हैं। 2a जो होगा वो सम होगा, तो ये e की वैल्यू है 0.967 p ओवर 1 प्लस 0.967। आगे साइन थीटा था वो पाई बाय 2 होने की वजह से 1 हो गया। इसी तरह आगे ये आपके पास साइन 3 पाई बाय 2 -1 होता है, तो यहाँ माइनस है। हम दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं इस रिजल्ट को, तो ये रिजल्ट आता है 29.79 p। अब बच्चों हमें पता था कि इसका जो मेजर एक्सिस की रिजल्ट है वो कितना है 35.88 लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो हमने लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस जो निकाला है वो कितना है 29.79 p। तो हम इसको 35.88 के बराबर रख लेते हैं, यहां से p निकल आएगा। Here we get the p, that is 1.204। और EP भी हम निकाल लिया, हमारे पास बना 1.164। यहाँ से हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। So this is the equation of Halley's comet where r is measured in astronomical units। Okay students, अब हमने बताना है कि कितना क्लोज है। To find the closest point to the sun, that is the focus, substitute theta is equal to pi by 2 into this equation। अगर आपको याद हो तो आपने ये फिगर देखी थी, तो ये देखे ना थीटा पाई बाय 2 पे ये सन के क्लोजेस्ट है और थीटा 3 पाई बाय 2 पे ये सन से बिल्कुल सबसे दूर है। तो बाकी थीटा इनके दरमियान रहेगा, तो ये कभी सन से मतलब उसके मुताबिक इसकी वेरिएशन आती रहेगी। तो अगर इस तरह चलता जा रहा है तो अभी सन के करीब जा रहा है, करीब जा रहा है, करीब जा रहा है, करीब जा रहा है, पाई बाय 2 पे फुल करीब। और जो ही पाई बाय 2 से आगे हुआ तो अब इसे दूर होना शुरू हुआ, दूर होना शुरू हुआ, दूर होना शुरू हुआ और चलता चलता यहाँ से दूर हो गया। तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 वो लोकेशन है जहाँ पे हेलिस कॉमेट बिल्कुल इसके करीब तरीन है। तो इसलिए हम हेलिस कॉमेट की इक्वेशन में थीटा को पाई बाय 2 पुट कर देते हैं तो हमें आर मिल जाएगा। साइन पाई बाय 2 1 है, सो दिस इज 0.59 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स मैंने कहा था कितनी होती हैं 150 मिलियन किलोमीटर्स या फिर 8 लाइट मिनट्स। तो हम इसको माइल्स में कन्वर्ट करें तो ये इतनी बड़ी वैल्यू बनती है। दिस इज द क्लोजेस्ट पॉइंट। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज लेक्चर डियर स्टूडेंट्स। होपफुली हमने इस लेक्चर के अंदर हमने कॉनिक्स को पोलर इक्वेशन में डिस्कस किया और हमने देखा कि जो कॉनिक्स हैं वो एक ही इक्वेशन r इज इक्वल टू ई पी ओवर 1 प्लस माइनस ई कॉस थीटा और साइन थीटा जो है ये तीनों कॉनिक को रिप्रेजेंट करती है। और कॉनिक को आइडेंटिफाई करते हैं हम इसेंट्रिसिटी की मदद से। अगर ई लेस देन 1 हो तो ये एलिप्स को रिप्रेजेंट करती है, इक्वल टू 1 हो तो पैराबोला को, ग्रेटर देन 1 हो तो हाइपरबोला को। और फिर हमने ये भी देखा कि ये चार इक्वेशंस क्यों हैं, क्योंकि
हमारे पास कुछ शेप्स की ओपनिंग वर्टिकल होती है या फिर हॉरिजॉन्टल होती है, या समझ लें कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्ट्रिक्स, वर्टिकल डायरेक्ट्रिक्स, फिर लेफ्ट डायरेक्ट्रिक्स, राइट डायरेक्ट्रिक्स, अपवर्ड डायरेक्ट्रिक्स, डाउनवर्ड डायरेक्ट्रिक्स। तो ये सारी चीजें रिप्रेजेंट करती हैं मुख्तलिफ चीज़ों को। फिर हमने एक क्वेश्चन भी किया है, तो इसमें हमने आइडेंटिफाई किया वो इक्वेशन को। आइडेंटिफाई करने से पहले हमने कहा कि जिस इक्वेशन को आप आइडेंटिफाई करना है, सबसे पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। आपने देखना है नीचे डिनोमिनेटर की टर्म 1 से शुरू होनी चाहिए, अगर नहीं है तो आपने उसको 1 बनाना है। और फिर हमने एक बड़ा इंटरेस्टिंग हेलिस कॉमेट का डिस्टेंस भी इस पोलर इक्वेशन से फाइंड किया। सो that's it from today's lecture, dear students. Hope you have enjoyed this lecture. Allah Hafiz. Till next lecture.